गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। कहीं पीपी, कहीं नून लीग और कहीं आज़ाद उम्मीदवार आगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 17 नशस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के अब तक के गैर हतमी नताइज सामने आने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जीबी में तीर की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बेरूत हमले का बदला, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल का जवाबी वार, तबरेज, इस्फहान में मुतादिद धमाके। इसराइली फौज ने दावा किया कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए और फजाई दिफा निज़ाम मिसाइल हमलों को नाकाम बना रहा है। आइंदा चंद घंटों में मुमकिन हमलों के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट जारी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला किया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। इसराइल हमलों से खुश नहीं हुआ। ट्रंप ने ईरान को भी मशवरा दिया कि मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आकर डील करे। हम मुआहदे पर दस्तखत से कुछ दिन दूर हैं। विफाकी बजट और सिंध के तरक्याती मंसूबों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। विफाकी हुकूमत और पीपी क़यादत के दरमियान अहम राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस पहुँचे। मुलाकात में नवीद कमर, शेरी रहमान और सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो भी शरीक हुए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के मंसूबों पर तफसीली गौर किया गया। बिलावल ने सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। इसहाक डार ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध और जाम खान शोरो ने पीपी चेयरमैन को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। सिंध के बालाई अजला में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से 4 से 5 डिग्री ज्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के। जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं और आंधी का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सादिया सांसद। मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। एक नए वीक का आगाज होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा रहे। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहे। वैसे अच्छा हम कह रहे हैं, मौसम कुछ इतना अच्छा हाल बता नहीं रहा। सुबह के वक्त भी गर्मी का एहसास हो रहा है। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी है और मुनासिब यही है कि शहरी इसके लिए एहतियात जरूर करें। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा है। मौसम की मज़ीद तफसीलात पर भी हम प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। एब्सोल्युटली, वी हैव टू टेल कि एनटीएमए ने क्या अलर्ट जारी किए हैं। वेल, अभी कुछ तस्करा हो जाए कि सियासत का मौसम इस वक्त कैसा है। बहरहाल माहौल तो वहाँ भी बहुत ही गर्म है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब तक पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बढ़तरी दिखाई दे रही है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार का पलड़ा भी खासा भारी नजर आ रहा है। और हैरत अंगेज तौर पर नताइज में नून लीग वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। नताइज की मुकम्मल सूरत हाल कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगी। आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इंतखाबी नताइज पर मजीद आगे चलकर ज़रूर ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त पलड़ा भारी नज़र बज़ाहिर किसका आ रहा है, कौन दावे कर रहा है कि वो जीत हासिल कर सकता है और खेल के मैदान की क्या सूरत हाल है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने मालदीव में होने वाले डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रीन शर्ट्स ने इतवार को अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की और 35 बरस बाद किसी सीनियर बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट के फाइनल में हमारी टीम पहुंच गई है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अब 10 जून को खेले जाने वाले फाइनल में बांग्लादेश या अफगानिस्तान में से किसी एक का सामना करेगा। कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए भी पुरुमीद है और दुआगो भी है। एब्सोल्युटली। और अब बढ़ जाते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। एंड व्हेन आई से दैट, ऑब्वियसली वी गॉट गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के हवाले से, जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब तक के नताइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर रही है। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भी खासा भारी नजर आता है, जबकि अब तक के नताइज में मुस्लिम लीग नून पीछे दिखाई दे रही है।
और इंतखाबी नताइज की मुकम्मल सूरत हाल वाज़े होना अभी बाकी है। अब नजरें बाकी नशिस्तों के नताइज और आज़ाद उम्मीदवारों के आइंदा सियासी फैसलों पर हैं, क्योंकि यही नताइज गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का रुख मुतय्यन करेंगे। एब्सोल्युटली, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे फजल वदूद। गिलगित के जो ओवरऑल सूरत हाल उन्होंने कल पूरे दिन कवर किया, उस हवाले से हमें बताएंगे। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने भी, उनसे भी जानेंगे कि ऑलरेडी पीपल्स पार्टी तो दावे कर रही है कि तीरों की बारिश हो गई है, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। एहतशाम साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और अब बताइए ज़रा, पीपल्स पार्टी बड़े दावे कर रही है, नून लीग के लिए लग ऐसा रहा है बज़ाहिर अभी तक, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ अनऑफिशियल, कि इतना अच्छा नहीं रहा है। आपकी सोर्सेस क्या बता रही हैं? जी हाँ जी साथिया, बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। एक तो आप देख लें कि इस दफ़ा बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई। आसफा भुट्टो भी साथ थी और पीएमएलएन को सेटबैक ये था कि पिछली दफ़ा आपने देखा मरियम नवाज खासे दिन वहाँ रह के गई थी। बिलावल भुट्टो एक महीना उन्होंने कैंपेनिंग की थी, अगरचे पीपल्स पार्टी जीती नहीं थी 2024-22 के इलेक्शन में। अब देखें सूरत हाल इस वक्त जितनी तेजी के साथ सामने आ रही है, अभी तो यही लग रहा है गैर सरकारी तौर पे 10 सीटें पीपल्स पार्टी की 6 आई हैं, पीएमएलएन की 2 आज़ाद जो हैं उनमें वो पीटीआई के और एक वहदतुल मुस्लिमीन की सीट आई है। लेकिन अभी भी इस तरह बता रही हैं कि वो एक सादा अक्सरियत 17 सीटों की वो किसी को मिलती नजर नहीं आ रही और अपेरेंटली यही लग रहा है कि ये मखलूत हुकूमत बनेगी लेड बाय पीपल्स पार्टी। अब देखें, पीपल्स पार्टी आमतौर पे पीएमएलएन के बारे में ख्याल था, जिस तरह समझा भी जाता है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत उसकी अपना जीबी में भी और आज़ाद कश्मीर में भी होती है। जैसा कि जीबी में आपने देखा 2009 में, 2015 में, 2022 के इलेक्शन में भी, 2020 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। बहरहाल आप इस दफ़ा तो ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आई कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई है, बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन नज़र आई है वहाँ पे। और जिस तरह आमतौर पे हम देखते हैं कि एक कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ रहा होता है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ज़्यादातर तो साथिया यही लगा है। अब देखें, मैंने कभी अपना सच्ची बात है, मैंने इनका जीबी का इलेक्शन कभी कवर नहीं किया। मैंने 71 के बाद जितने 71 को मिला के 11 इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के, वो मैंने सारे कवर किए हैं और मुझे अंदाज़ा होता है कि हर इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि हाथ खुला रखा गया और मौका दिया गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ इत्तलात मेरी यही है कि इन्होंने सिग्नलिंग मैसेजिंग यही की थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि जी हमें हुकूमत बनाने दी जाए। अब जिस तरीके से नताइज सामने आए, लग रहा है कि वो हुकूमत बना पाएंगे और पीएमएलएन भी तैयार है ज़हनी तौर पे कि जी ठीक है, कहीं ना कहीं उनको खुश रखना है। कुछ हवालों से आपने देखा कि चाहे मरकज है, चाहे एहतसाब साहब, मुझे पूछना है, ये सादा अक्सरियत या फिर क्या कोई मिल जोड़ के भी इस मामलात हो सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट गिलगित से मौजूद है, कल पूरा दिन उन्होंने पूरा कवर किया इलेक्शन, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। फजल, वेरी गुड मॉर्निंग, ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल रही अमनो अमान के हवाले से, खातीन का वोटर टर्नआउट कैसा दिखा और क्या वाकई तीर की बारिश होती दिख रही है? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कल से शुरू करूंगा। कल जैसे कि 8 बजे से बाकायदा पोलिंग स्टार्ट हुई और 5 बजे जाके ख़त्म हुआ। उसका जो टाइम था, दिया गया टाइम था, और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिली। एक तो सबसे अच्छी जो बात थी वो ये थी कि जो अमला था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था, और सबसे बड़ी बात जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम थी वो पुरअमन जो है कल नज़र आई। और जो जितने भी पोलिंग स्टेशन में हमने विज़िट किया, चाहे वो मेल्स थे, फीमेल्स थे, तो वो पुरअमन नज़र आए और अपना वोट जो है कास्ट करके चले जाते थे खामोशी से। किसी इंतशार पसंदी या इस तरह की किसी गलत चीज़ों में नहीं जाते थे कि जिसकी वजह से इलेक्शंस डिस्टर्ब हो। अब अगर हम पोजीशंस की बात करें, जो गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज जिसे हम कहते हैं, उसमें अब तक जो वाज़ा अक्सरियत नज़र आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीट्स के साथ, और 6 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 2 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 MWM और 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान जो है इलेक्शन में टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं।
देखा तो यही जा रहा है कि अभी तक जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है ओवरऑल जो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। बट जैसे ही जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाएगा या ऑफिशियल लिस्ट आ जाएगी तो तब हमें भी काफ़ी इजी रहेगा ये बताने में कि किसका पलड़ा किसकी तरफ बारी है। बट अच्छा अब तक जो इन्फॉर्मेशन फजल ये बताइएगा कि ये कितने दिन लग जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जो नताइज आ रहे हैं? अनऑफिशियली कल तक जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक था वो एक या 2 दिन ही लगते हैं वैसे तो। लेकिन मुमकिन ये है जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से अमला एक्टिव है, तो हो सकता है कि दोपहर या दोपहर तक जो है इसका पता चल जाए रिजल्ट्स का। ठीक है, हमारे साथ ही फजल मौजूद रहेगा। एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों का भी खासा जोर नज़र आ रहा है। फजल अभी अनऑफिशियली 10 सीट्स की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। डू यू थिंक इन आज़ाद उम्मीदवारों का झुकाव होगा या पीपल्स पार्टी उनसे राब्ता करेगी? देखिए सादिया, जो पैटर्न है जो बताया जाता है, जो हम देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो 2024 के इलेक्शन हुए थे, मेजॉरिटी जो आज़ाद अरकान थे वो अगरचे ताल्लुक कहा जाता है कि पीटीआई था, लेकिन गवर्नमेंट में शामिल हो गए। यहाँ पे भी यही खतरा है। और कल मैं देख रहा था कि बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि शायद इस दफा यहाँ पे बात ना हो। ये एक सेटबैक तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा है। अगरचे वो कह रहे हैं जी धांधली हुई है, ये हुआ है। शुरू कल मैं देखा था कि फॉर्म 45 की बात हो रही थी, नहीं मिल रहा था। कमर जुमा कायरा पीपल्स पार्टी वाले बड़े नाराज थे, लेकिन बाद में बतूल के प्रोग्राम में मैं भी बैठा था, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मामला ठीक हो गया। तो बहुत से वालों से तो लग रहा है कि इलेक्शन बड़ा फेयर रहा है। लेकिन जो पीटीआई को सेटबैक है वो अपनी जगह है, जो उनकी उम्मीदें थी। आपने देखा कल शफी जान तो क्लेम कर रहे थे कि जी 70% से ज्यादा हमें सीटें मिलनी। पहली तो बात है कि उन्हें सीटें इतनी नहीं मिली जिनकी तवक्को थी। बात यह है कि जो लोग आजाद जीत के आएंगे, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक है इनडायरेक्टली, चाहे आजाद अरकान है, वो लगता है कि वो चले जाएंगे जिनके पास मेजोरिटी है, जो हुकूमत बनाएगी। और लग यही रहा है, और इत्तला मेरी भी यही है कि एक गो हेड दे दिया है पीएमएलएन ने और मरकज की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कि चलें अगर कंफर्टेबली पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाती है तो उनको बनाने दिया जाए और कोई इसमें रखना ना हो। आप देखा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मामलात पे भी अभी बजट आना है, एनएफसी का मामला चल रहा है, फिर आप देख लें 18वीं तरमीम है, तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि उनको एडजस्ट किया जाएगा। और इन द फर्स्ट प्लेस सादिया, मेरा ख्याल है कि दे विल बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट है। और आसार भी नजर आ रहे हैं। आज रात तक मेरा ख्याल 9-10 बजे तक क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि सादा खरीद किसने हासिल किया और कैसे हासिल किया है। ज्यादा ये बात इस्टेब्लिश होगी, ये मखलूत हुकूमत बनेगी। और ये जो दावे थे हर पार्टी के, जो हम इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाएंगे, वो दावे जो है ना वो सही साबित नहीं हुए। तो बड़े हवालों से तो मेरा ख्याल है जीपी का इलेक्शन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी हमने देखा गहमे गहमी, जितनी पब्लिक पार्टिसिपेशन थी, सपोर्ट थी, टर्नआउट भी लगता है कि वोटर्स का बड़ा अच्छा रहेगा। और इंपॉर्टेंट बात है कि 4 लोग मामूली से जख्मी हुए हैं। जिस तरह आमतौर पर सादिया वायलेंस होता है, तबाही फिरती है, वो मामला नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है। मेरे ख्याल में ये आइंदा के इलेक्शन जो पाकिस्तान में हो अगले महीने 27 तारीख को आजाद कश्मीर में होने हैं, एक टोन सेट करेगा कि इलेक्शन किस तरह के आइंदा हुआ करेंगे। जी ठीक है फजल, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली क्या पहले से लग रहा था कि पीपल्स पार्टी इस हद तक अवामी हिमायत हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अभी भी सादा अक्सरियत तो मिलना मुमकिन लग नहीं रहा अपेरेंटली, या चांसेस हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी ये चीज़ें काफ़ी जो हैं अर्ज़ की हुई हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इन 2 पार्टीज़ का शुरू से जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बट लास्ट मोमेंट तक जब तक पोलिंग नहीं हुई थी और रिज़ल्ट्स बाहर अनऑफिशियली जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाहर नहीं आए थे, तब तक तो यही लग रहा था कि दोनों के माबेन जो है इक्वली मुकाबला चल रहा है और टक्कर का जो है आमने-सामने है बिल्कुल। बट लास्ट जब कल रात को जिन जिन पोलिंग स्टेशन से हमें पता चला या जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उनमें जब 10 सीट्स का बताया गया, तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा मार्जिन है और लीड कर रही है। इस वक्त 4 सीट्स जो है वो आगे है पीएमएलएन से। पीएमएलएन के इस वक्त तक जो अनऑफिशियली बताया जा रहा है वो 6 सीट्स हैं। तो इसमें जो मेन किरदार होगा वो आज़ाद उम्मीदवार का होगा, क्योंकि 5 सीट्स इस वक्त जो है आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हैं और ये जो है पूरे गेम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा वदूद, ये बताइएगा कि जो जीबी के अवाम हैं उनको क्या तवक्कुआत हैं पीपल्स पार्टी से या किसी ऐसी जमात से जो अभी हुकूमत बनाएंगे जीबी में?
जी बिल्कुल, अब तो ये चीज़ें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं कि जो पीपल्स पार्टी का है पल्ला भारी है। अगर आज़ाद उम्मीदवार या लेफ्ट राइट से कहीं से पीएमएलएन कामयाब होती है, तो फिर भी जो है लास्ट मोमेंट तक ये गेम जाएगी और काफ़ी जो है नोक-झोंक इसमें हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन अवाम के मुतल्लिक हम अगर बात करें, ज़ाहिर-सी बात है जिन्होंने मैंडेट हासिल किया है, ज़ाहिर-सी बात है अवाम के उसी वजह से ही किया है। तो मुझे तो यही लगता है कि जो अवाम है वो ज़्यादातर खुश पीपीपी से ही नज़र आ रही है और सेकंड पे जो है वो पीएमएलएन इस वक़्त तक मुझे जहाँ तक लगता है साजिया, नज़र एक आ रही है। एलिमेंट बड़ा जी इंपॉर्टेंट है। आप जी एहतशाम साजिया साहब वी हैव देखें, 1 मिनट, आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, आप 1 मिनट में प्लीज कंप्लीट कर ले बिफोर वी गो टुवर्ड्स ब्रेक। देखें एक इसमें सादिया जो कैजुअलिटी बड़ी नजर आती है इस्तेकाम पार्टी की है, जो आपने देखा कि जब वहां पे हुकूमत को हटाया गया था पीटीआई की, और फिर आपने देखा कि हुकूमत बनाई गई थी और उसी वक्त इस्तेकाम पार्टी वहां गई थी, उन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने नारे लगाए गए थे, वादे किए गए थे, कितने पूरे होंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी सूबा बनाने की बात कर रही है, पीएमएलएन कहती है कि हम सड़कों का जाल बिछाएंगे। ये सिर्फ दावे नारे तो जरूर हैं, लेकिन एक पहले से हुकूमत ने जो काम दिखाया कि 40 अरब से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया है, तय कर लिया है, सजेस्ट किया है इन्होंने जीबी के लिए। तो पैसे तो बड़े होंगे। अब देखना है जो पानी का मसला है और इश्यूज हैं। दिया में भाषा डैम है, आपने देखा पिछले 24 साल से नहीं बन पा रहा। 3 से 4 दफा रीसेटलमेंट के हवाले से जमीनों के पैसे दिए गए हैं, वहां पे ये सब कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह करप्ट प्रैक्टिसेस बाकी जगहों पे है, यहाँ पे भी है। लेकिन एक नई चीज जो नजर आई है कि ट्रेंड पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है। अब ये टोन सेट करेगा पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। ठीक है तो शाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फजल आपका भी बहुत Good to be शुक्रिया। with आगे you. चलकर शोज पे हम डिटेल्स आपसे सवाल है कि आज शाम तक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। वेल सियासत के माहौल की बात तो हो गई है, मौसम की भी बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक यू स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन एंड एज वी प्रॉमिस वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द वेदर। और मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत एक बार फिर से खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 7 से 12 जून तक हीट वेव की वार्निंग है और शहरियों को इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी होंगी। फिर चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकता है, जबकि बाज़ इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तजावुज़ करने का इम्कान है। और कराची के शहरियों के लिए भी आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 8 से लेकर 12 जून के दौरान शहर कायद में शदीद गर्म और मरतूब मौसम बरकरार रह सकता है। बिल्कुल दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है और ये तो असल टेम्परेचर है। अब फील्स लाइक क्या होगा, ह्यूमिडिटी कराची में कैसी रहेगी, ये एक अलग सवाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुतालिका इदारे जो हैं इस हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं और ख़ास करके जो NDMA के अलर्ट्स हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद है। आप माहिर अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो अगला 7 से 12 तक की डेट दे दी गई है, हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस साल की गर्मियों में क्या एक्सपेक्ट करने जा रहा है? जी बिल्कुल टेम्परेचर जो है जैसे अभी आपने बताया 40-45 डिग्री सेल्सियस कोस्टल बेल्ट में ये एक्सीड करेगा और इसके अलावा 40 टू 45-35 तक जो है ये पोठोहार रीजन में एक्सीड करेगा। इसका इम्पैक्ट जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में भी आएगा, जहाँ पे ज़ाहिर है ग्लेशियर जो है वो तेजी से मेल्ट होंगे और ये हीट वेव्स अभी ये कंसेक्टिवली एक्सपेक्टेड है जब तक मानसून शुरू नहीं हो जाती, बल्कि मानसून का भी यही है कि डिलेड मानसून शायद हो इस हीट वेव्स की वजह से। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त हीट वेव्स जो है वो चल रही हैं, यूरोप समेत साउथ एशिया के खित्ते में, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न इस तरह का हुआ है। और क्योंकि एल नीनो भी प्रिडिक्ट किया गया हुआ है कि जुलाई के बाद पीक करेगा, तो ये आप समझे कि उसके प्री इफेक्ट्स भी चल रहे हैं। जाहिर है समंदर गर्म हो गए और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो हमने कार्बन सिंक्स खत्म करना शुरू किए हैं, इसलिए वेदर पैटर्न इतने ज्यादा तब्दील हो रहे हैं। जी, तो इस वजह से जो फील्स लाइक टेम्परेचर है बिल्कुल जहाँ पे कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ नमी की वजह से अगर 45 है तो 50 डिग्री फील होना बहुत कॉमन है और ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। इसका नुकसान ये होता है कि आउटडोर्स जो लोग होते हैं वो अगर उनकी हाइड्रेशन नहीं है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं तो 30 टू 45 मिनट्स तक उनको मतलब दे कैन कोलैप्स, तो वो बहुत डेंजरस होता है। इसलिए
हीट एक्शन प्लानिंग शहरों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत जरूरी है कि इंतजामिया उसको लेकर आए और कूलिंग सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएं, जहाँ पे जैसे मसाजिद होती हैं या लाइब्रेरीज होती हैं या इस तरह के सेंटर्स जहाँ पे लोग इतनी पीक गर्मी के आवर्स में वहाँ पे रेस्ट कर सकें थोड़ी देर। तो ये इंतजामिया का बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार है। कराची का हीट एक्शन प्लान मौजूद है लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जरा लैक कर रहे हैं। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि शहरी जो है वो क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं? मिसाल के तौर पे जिस तरह से कुछ माहिरीन ठंडे मशरूबात का मशवरा देते हैं, कुछ ये कहते हैं कि धूप से बचें, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, जब हीट वेव होती है तो अभी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बाहर जाने से गुरेज करें। अभी जिन इलाकों में बिजली नहीं है या जहां सोलर नहीं है, वहां पे जब लोड शेडिंग होती है तो वो भी उसी तरह इम्पैक्ट हो रहे होते हैं जैसे आउटडोर्स में लोग इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक तो आपकी जो नमकियात है जिस्म में और जो पानी है वो मुसलसल आपको लेते रहना होता है। उसके लिए इस तरह की चीजें आपको वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड जब आप ये कहती हैं कि इन्फोर्समेंट करनी होगी हुकूमत को, नया बजट भी आ रहा है, इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं आपको लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती? जो वेदर पैटर्न जिस तरह से चेंज हो रहा है पाकिस्तान से, व्हाट डू यू थिंक अब क्या इकदाम फौरी तौर पर उठाने चाहिए, खास करके बजट में क्या होना चाहिए कि कहाँ पर हमें फोकस करना है और उसके हवाले से फिर फंड्स उसी हिसाब से होंगे? देखिए, इसकी मिसाल ऐसे है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त क्लाइमेट से। तो अगर आपके पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में अगर क्लाइमेट चेंज नहीं है तो फिर आप ये देख लें कि तरजीहात क्या हैं। तो थोड़ी सी हमें भी सेंस यूज करनी है कि हम किन लीडर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं जिनको असल मसाइल का पता है। जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, बिल्कुल अगर बजट में क्लाइमेट चेंज का बजट कम रखा जाता है या बजट में उस तरह से क्लाइमेट को डेवलपमेंट प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में हमारी कोई तरजीह नहीं है। लेकिन इसकी एक और बात होगी कि फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने अथॉरिटी के साथ अपना केस नहीं लड़ सकता कि हम मोस्ट वल्नरेबल है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही कोई कोशिश नहीं करना चाह रहा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ दुनिया की वजह से नहीं, हमारी अपनी मिसगवर्नेंस की वजह से भी है। इसमें एक अभी जो रिसेंटली पोटोहार रीजन में मैं एक मिसाल देती हूँ, वेटलैंड्स जो आपके होते हैं जहाँ पे ये नमल झील और इस तरह के वो भी सूखना शुरू हो गए हैं। वहां पे आपके ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, स्टे करते हैं, वो कितने खूबसूरत इलाके, उनका एक रोल है इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का। उधर इतनी डिग्रेडेशन हो रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी प्लान्स मौजूद हैं लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है। तो यहाँ पे अब हुकूमत का किरदार है और बहुत अहम है कि वो किस तरह से इसको इन्फोर्स करती है, जो कि अभी नजर नहीं आ रही इन्फोर्समेंट। राइट। अपर एरियाज में हमारा क्या, आपने खुद क्या, आपकी अपनी क्या कैलकुलेशन है? पिछले साल हमने सैलाब देखा, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या इसके अलावा हमारे दीगर अपर एरियाज हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा पंजाब और फिर सिंध तक मुतासर हुआ है। आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने कितना प्रोग्रेस किया है इन सारी वल्नरेबिलिटीज के बाद? देखिए, जो मेरी कैलकुलेशन सबसे बड़ी है, अभी हम सैलाब के आने के लिए तैयारी में लग गए हैं लेकिन हमने शदीद गर्मी को कभी उस तरह से इशू नहीं समझा, थ्रेट नहीं समझा। इसलिए अभी आप इसमें एक और चीज़ है, जहाँ हीट वेव होती है वहाँ पे अक्सर तेज आंधी भी आती है और उससे फसलों को और इस तरह फलों को नुकसान भी हो। जैसे आम को काफी नुकसान हुआ तेज आंधियों की वजह से, बेशक बारिश नहीं हुई। तो ये टेम्परेचर वेदर पैटर्न चेंज होता है, तो इसमें एग्रीकल्चर को तरजीह देने की जरूरत है। और दूसरी कैलकुलेशन मेरी ये है कि अभी भी हम बहुत पुराना जंगल काट देते हैं और उसकी जगह हम सैपलिंग्स लगा के समझते हैं कि हमने वो शजरकारी कर दी और क्लाइमेट चेंज से फाइट कर लिया। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल कैपेसिटीज का मसला है। जो राइट इदारे हैं वहाँ पे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, जो गाइड कर सके कि आप इतने बड़े बड़े दरख्त काट के सैपलिंग्स लगा के ये मत समझें कि यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन हमने ले लिया है। इस चीज को बहुत सीरियसली कंसिडर करने की जरूरत है। पाकिस्तान को फंडिंग नहीं आएगी अगर हम इसी किस्म की हरकत में रहे कि हम कोई एक्शन प्लान, हमारे इन्फोर्समेंट ही नहीं हो रही, लाइन डिपार्टमेंट्स के लोगों को पता ही नहीं कि इस चीज को कैसे मैनेज करना है, तो फिर क्लाइमेट एक्शन हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कैपेसिटी असेसमेंट करें उन डिपार्टमेंट्स की जिन्होंने इन्फोर्स करना है क्लाइमेट एक्शन, और पता करें क्या कमी है, किस चीज की कमी है, नॉलेज की कमी है, किस चीज की कमी है, वो वहां पे उनको सिखाएं ताकि इस चीज पे हम लोग आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी कर सकें। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, ये बताइएगा कि इस बार जो गर्मियों का जो टेन्योर है वो कितना लॉन्ग हो सकता है, ये बताइएगा।
जी, इस साल वैसे तो सितंबर अक्टूबर तक प्रिडिक्शन होती है कि गर्मी, लेकिन मॉनसून पैटर्न्स पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि सुपर एल नीनो प्रिडिक्टेड है और कहा जा रहा है कि वो अगले साल की शुरुआत तक जो है सुपर एल नीनो रहेगा और उसके इम्पैक्ट्स भी अगले साल भी महसूस किए जाएंगे, तो ये वाला साल जरा गर्म है। इवन सर्दी में भी टेम्परेचर उस तरह से कम आपको नहीं नजर आएगा अगर एल नीनो 100% रहता है। ये वेदर प्रोबेबिलिटी पर होता है, वेदर पैटर्न्स तो ये चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल यही प्रेडिक्शन है कि गर्मी और टेम्परेचर आपका डे टाइम का और नाइट टाइम का बढ़ता रहेगा। तो सर्दी में बारिश और बर्फबारी वो भी लिमिटेड रहेगी। हाँ, अगले साल ये प्रेडिक्शन है कि अगले साल के शुरू में अगर एल नीनो खत्म हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि लानीना शुरू हो जाए, जो कि अपने साथ बारिशें और लो टेम्परेचर्स लेकर आता है। सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है क्योंकि एल नीनो के बाद जमीन की कैपेसिटी पानी को जज्ब करने की कम हो जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटीज है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमारे ठंडा ईयर रहे शुरुआत में, लेकिन अभी बिलो नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्टेड है इस साल। लास्ट टाइम हमें बताया गया था कि सैलाब हर बार जो है ज़ोरदार होंगे। इस दफ़ा चूँकि टूरिस्ट ऑब्वियसली ये जून जुलाई अगस्त का महीना तो टूरिस्ट का ही होता है, क्या समझा जाए मौसम के हवाले से जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं ताकि वो अपने लिए तैयारी करके जाएं? अच्छा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में प्रिडिक्ट मतलब वेदर प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि मानसून की क्या रहेगी। जो पोटोहा रीजन है वहां पे नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, लेकिन बाकी एरियाज में बलोचिस्तान और सिंध साइड पे बिलो नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड है। लेकिन आपके नॉर्दर्न एरियाज में अबव नॉर्मल भी प्रेडिक्शन है। तो इस हिसाब से जहां पे ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा है और आपको वार्निंग्स एनडीए में मुसलसल दे रहा है, महकमा मौसमियात दे रहा है, तो टूरिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो वार्निंग्स देखे, अपना भी रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से कंसिडर करे वार्निंग्स को कि इस मौसम में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और वहां की इंतजामिया को चाहिए कि जाहिर है टूरिस्ट को उस तरह से कर्टेल नहीं किया जा सकता, तो क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स इंश्योर करें। वहां होटल्स और जो वहां पे टूरिज्म को देखते हैं डिपार्टमेंट्स, वो इंश्योर करें कि इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाएगी, क्योंकि इस तरह के मामलात में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो वहां पे बहुत अहम किरदार लोकल इंतजामिया का भी है, और जो यहाँ हमारी आवाम है उनको भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कभी कभी खतरे में एडवेंचर करना जो है वो भारी पड़ सकता है। तो इस चीज पे जरा ध्यान दें। और जो भी आपको काम बता रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी ज़रूर ही करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। यकीनी तौर पर ये मौसम जो है ये तेज़ी से तब्दील हो रहा है, गर्मियों का स्पैन बढ़ रहा है। जो भी लोग अपर एरियाज़ में और घूमने फिरने जा रहे हैं एहतियात करें। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक अगैन। हमें ज्वाइन करने के लिए एक दफ़ा फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं ज़रा इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की क्या सूरत हाल बनती जा रही है और ईरान और यूएस के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो किस मोड़ पर पहुँचे हैं। सूरत हाल ओवर द वीकेंड कुछ ऐसी है कि कल रात हमने देखा कि ईरान की जानिब से दोबारा से हमला किया गया, जवाबी हमला किया गया, और इसराइल ने यह दावा किया है कि ईरान ने जंगबंदी के बाद पहली मरतबा मिसाइल हमला किया है। ऑन द अदर हैंड इसराइली फ़िज़ाइया ने भी तेहरान, तब्रेज़ और इस्फ़हान समेत मुख्तलिफ शहरों में जवाबी हमले कर दिए हैं। अच्छा, हमलों का सिलसिला काफ़ी रुक चुका था, अब ये दोबारा शुरू हुआ। तो उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़ेह किया है कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी एकतरफ़ा इसराइली फ़ौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर चाहें तो वो बराह रास्त मज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छा टर्न है। लग रहा है कि बात किसी करवट बैठने की तरफ जा रही है, लेकिन इस बीच हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान का जो सफारती कोशिशें हैं वो किस कदर तेज़ हैं। चाहे अप फ्रंट बात की जा रही थी, लेकिन अभी जो नई डेवलपमेंट है उसके मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए ईरानी क़यादत को वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ का पैगाम भी पहुँचाया गया है। और इस वक्त वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लबनान के आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान भी खित्ते की बदलती सूरत हाल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए, चाहे फिर वो ईरान हो, अमरीका हो, इनसे मुज़ाकरात की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसराइल जो कि एक स्पॉइलर बनकर सामने आ रहा है, और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये कह रहे हैं कि वो खड़ा नहीं होना चाहता है इसराइल के साथ अगर उनकी जानिब से कोई ईरान पर हमला किया जाता है, तो फिर क्या सूरत हाल बनती दिख रही है। डॉक्टर शाजिया अनवरशीम हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। अस्सलाम वालेकुम मैम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैम, एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान का जो किरदार है, चाहे वो अप फ्रंट आके दो मुल्कों को एक टेबल पर बिठाना हो, इस पर हम बात करेंगे। बैकडोर जो तमाम तर राबते किए जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि इसराइल के साथ अब हम मजीद नहीं यकतरफा किसी भी अगर अटैक की कोशिश की जाती है ईरान पर साथ नहीं देंगे, व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स? इट मीन्स क्या अमेरिका थक गया है, वो मजीद अब एंटरटेन इसराइल को नहीं करना चाहता है? जो अमेरिका के अंदर से खबरें आ रही हैं उसमें तो यही इंदिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत करीब है डील जो है वो ब्रोकर करवाने के लिए, इस्लामाबाद अकॉर्ड, जिस पे ईरान भी राज़ी है, जिस पे ट्रंप भी राज़ी है, और जिसका कि मैं तस्करा भी कर रही हूँ रिसेंटली कि पाकिस्तान जो है अपनी तमाम तर कोशिशों से एक डील जो है उसको हतमी शक्ल देने में कामयाब हो चुका है। और साथ में फिर ये रिजर्वेशन भी थी कि इसमें एक स्पॉइलर भी है, और ये सीज़ फायर जो है, क्योंकि शर्त है ईरान की कि ये क्रॉस द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो इसके साथ अगर हम ये देखें कि अगर पाकिस्तान एक डील ब्रोकर करवाने के लिए तैयार है, ट्रंप का लहजा हमें बदला हुआ लगता है, वो मुश्तबा खामनाई से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए भी अपने ट्रूथ सोशल पे नज़र आते हैं, और ईरान जो है वो भी उसी पेज पे है, तो फिर रिसेंट हमने देखा कि पेंटागन ने हाई अलर्ट जो है वो जारी किया है कि उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जासूसी हो रही है, एस्पेनाज होने की हद तक फ्रॉम द इसराइल, और इसको कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब है इसराइली जो हैं वो तमाम बातें, खबरें जो हैं वो सुन रहे हैं, और वो यकीनन वो स्पॉइलर हैं। तो फिर जब उनको डील के बारे में कंफर्मेशन जो है किसी ना किसी तरीके से मिली है अपनी उससे जो वो वहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं इलीगल, तो फिर उन्होंने दाहिया पे अटैक कर दिया है कल। और जो बैरूत का सबर्ब है बहुत हाईली पॉपुलेटेड है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसको ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया गया था, लेकिन इसराइल का दाहिया पे अटैक करना बाकायदा ईरान के कहने के बावजूद कि अगर आपने लेबनान पे, और ख़ास तौर पे उन्होंने नाम लेके कहा कि अगर आपने दाहिया पे अटैक किया तो हम आप पे अटैक कर देंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसराइल ने ट्रिगर किया है कि किसी भी डील को सैबोटेज करने के लिए कि चूंकि मैं दाहिया पे अटैक करूं तो फिर ईरान ने जो है उसका जवाब देना ही है। तो ईरान ने फिर उसका बड़ी शिद्दत से जवाब दिया है। सुनने में आ रहा है कि 4 वेव्स जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल की जो हैं वो दागी गई हैं, जिनमें से 20 मिसाइल हैं जो वक्फे से जो है 4-4 या 5-5 की तादाद में जो है इसराइल के ऊपर, और कितना नुकसान हुआ है वो तो जाहिर है वो कभी हमें बताएंगे नहीं। तो उसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू में कोई गुफ्तगू हुई है जिसकी अभी तक कोई लीक्स हमारे पास नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पे भी यही कह रहे हैं कि अब आप रुक जाएं, अब आप आगे नहीं बढ़े, हम डील के बहुत करीब हैं। लेकिन इसराइल ने फिर जवाबी कार्रवाई कर दी, और जवाब क्या है, एग्रेशन है, और इस एग्रेशन में उसने एक ऑयल रिफाइनरी को और जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसको हिट किया है। उसका नुकसान की भी अभी हमें पता नहीं कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे हमले का मतलब है कि ईरान फिर टिट फॉर टैट करता है, अब फिर ईरान जो है वो हमला करेगा इसराइल के जो केमिकल प्लांट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एस्केलेशन की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, जिसमें से ख़ास तौर पे जो कोई उम्मीद देखी जा सकती है वो ये कि अगर ट्रंप में कोई बैकबोन है और वो ये शो करने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है कि वो फिलहाल माइनस इसराइल जो है वो कोई डील फौरन जो है वो कर ले। लेकिन इसमें ये भी चांसेस हैं कि ये दोनों एक ही पेज पे हों। ट्रंप ये चाह रहे हों कि इसराइल जो है वो दाहिया पे अटैक करे, ईरान फिर उस पे अटैक करेगा। तो उसमें फिर होगा ये कि चूंकि सीज फायर की वायलेशन दोनों तरफ से हो चुकी होगी, तो हम किसी अपर हैंड से बैठेंगे निगोशिएशन करने के लिए। लेकिन ये मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान एक डील ब्रोकर कराने के बहुत करीब है, और ईरान जो है वो बाकायदा जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करने की बजाय, मैं आपसे यही इसी को अगर आप मजीद आगे बढ़ा सके मैम, व्हेन यू से कि पाकिस्तान किसी डील को ब्रोकर करने के बहुत ही नज़दीक आ गया है, व्हाट डज इट मीन? अभी हमने पहले इससे डोनाल्ड ट्रंप को देखा कि ठीक है हमें कोई डायरेक्ट डील करने की ज़रूरत नहीं है, यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से बात भी की जा सकती है, तो वो यहाँ तक तो आए हैं। तो पाकिस्तान फिर क्या किरदार अदा कर सकता है इसमें? पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकता है कि दोनों पार्टीज जो हैं उनको बिठाकर इस जंग को जो है वो ख़त्म किया जाए, और दोनों अपने अपने घर चले जाएं, और दोनों को रीपैकेजिंग करके, ईरान को तो ज़रूरत नहीं है लेकिन अमेरिका को थोड़ी बहुत रीपैकेजिंग की ज़रूरत होगी कि वो क्या लेके जाएं, जिसके लिए यकीनन ईरान जो है वो आमादा हो गया होगा।
तो अब उसकी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का खुलना है। ईरान की सबसे बड़ी डिमांड जो है वो लेबनान पे पहले हमलों का रुकना है, फिर उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं। तो फ्रोज़न एसेट्स के लिए जो बात हो रही है वो ये कि कोई ऐसा एक ऐसी कंसोर्शियम या सिंडिकेट बनाने की बात हो रही है डायरेक्ट देने की बजाय, जिसमें ट्रंप का फेस कीपिंग भी रह जाए और ईरान के पैसे जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो है वो उनको दे दिए जाएँ, क्योंकि ईरान निगोशिएट नहीं करेगा जब तक उसके फ्रोजन एसेट जो कि 24 बिलियन है, एटलीस्ट 50% 12 बिलियन तक उनको नहीं दिए जाएंगे। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उस पे भी जो मेरे पास खबरें हैं वो ये कि ईरान इवन इस बात पे भी आमादा है कि उस पर भी एक कंसोर्शियम बनाकर ओमान, ईरान के अलावा गल्फ के कंट्रीज़ को शामिल करके उसका कोई ऑपरेशनल मैकेनिज्म करने पे भी वो फ्लेक्सिबल हैं। वो सिर्फ इसको अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहते, वो गल्फ कंट्रीज़ को इंक्लूड करने में तैयार हैं। तो अगर गल्फ भी उसको ऑपरेशन करने के लिए इंक्लूड हो जाते हैं तो ये चीज़ें ईरान ले लेगा और सरफेस लेवल पे जो ट्रंप है उनको फेस सेविंग भी इस हवाले से मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन। देखते हैं मशरिक़ वुस्ता की इस सूरत हाल आज क्या डेवलपमेंट लेकर आती है। इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक। यू स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। वेल, बजट की आमद है और बजट की जब आमद होती है तो हर कोई सोचता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जा सकता है और कहाँ मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। हम हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजरान की क्या इस बार उनके मुतालबात क्या समझ में आ रहे हैं, कहाँ टैक्स में इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरीड क्लास के लिए क्या जो है वो रिलीफ देने की सोच रही है हुकूमत। इस हवाले से तो बात हो ही चुकी है, लेकिन रियल एस्टेट के लिए क्या हुकूमत सोच रही है, क्या उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा। और इस बार यानी इस साल क्या गरीब पाकिस्तानी ये सोचे कि जो अपना घर का ख्वाब है वो पूरा कर सकता है, यानी दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज क्वेश्चन कि हुकूमत इसके लिए क्या रिलीफ दे सकती है। अच्छा, मैं इस बार मैंने एक चीज़ देखी है कि गवर्नमेंट और जो चैम्बर कॉमर्स हैं उनका काफ़ी इंट्रैक्शन रहा है, काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं बजट से पहले, मतलब प्रिपरेशन के हवाले से। तो ये बड़ा एक अच्छी डेवलपमेंट थी इस बजट के लिए। 26-27 जो अभी बजट पेश किया जाएगा कुछ दिनों में। और यही देखना होगा कि क्या इस दफ़ा जो प्रॉपर्टी या स्टेट रियल एस्टेट वाले हैं इनकी तरफ से कुछ मुतालबात हुए थे, कुछ मीटिंग्स भी हुए थे, तो क्या इस दफ़ा कुछ ऐसी आसानियाँ उनके लिए पैदा की जा रही हैं कि वो इस बजट से मुत्तफिक हो सके वफाकी हुकूमत के साथ, या इस बार भी मुतालबात अलग रहेंगे। हमने देखा है कि गुज़िश्ता 20 सालों में ख़ास करके अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो जिस तरह से तेज़ी से इजाफा हो रहा है रियल एस्टेट में, एक आम आदमी की तो पहुंच से एक अपना घर लेना दूर होता चला जा रहा है। लेकिन ये सेक्टर अपने लिए क्या उनके चैलेंजेस हैं, उनकी क्या मुश्किलात है, ये भी देखना होगा कि इस पर क्या सूरत हाल सामने बनती है। इस वक्त अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स समेत दीगर जो नुमाइंदे हैं उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स में कमी का मुतालबा किया है। इसके अलावा जो डिजिटल प्रॉपर्टी सिस्टम है उसके क़याम की गई है। ये डिजिटलाइजेशन को कितनी जल्दी हुकूमत अडेप्ट कर सकती है, ये एक सवाल है। और क्या जो आइंदा आने वाला बजट है इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो उनकी तरफ से मुतालबात रखे गए हैं उसको तस्लीम करने की पोजीशन में भी हुकूमत है या नहीं है। बिल्कुल। और इस हवाले से जो टैक्स इस्लाहात हैं, मतलब काफ़ी सारे मसाइल भी थे ताजिर बरादरी को, वो भी हल किए। रियल एस्टेट सेक्टर हो या चैम्बर्स हो या जो भी ताजिर, जो भी कारोबार से वाबस्ता लोग हैं। लेकिन हम देखेंगे कि सरकार जो है, जो उन्होंने स्कीम्स शुरू की लोगों को घर देने की, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी, या इस बजट में उसके हवाले से क्या चीज़ें होंगी, लोगों के लिए क्या खुशखबरी होगी। ठीक है। और एक और भी बहुत अहम चीज़ ये है कि एट द सेम टाइम कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उसमें तमाम तर चैलेंजेस को किस तरह से हुकूमत टेकअप कर सकती है। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। चेयरमैन आबाद, हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह खैर सर, हमें ये पता चला है कि कुछ मामलात पर बात तो हुई है, अगर आप हमें बता सके कि जो आपकी जानिब से मुतालबात रखे गए थे, ख़ास करके विदहोल्डिंग टैक्स की जो बात की जा रही थी, तमाम तर सिस्टम को डिजिटलाइज करने की जो बात की जा रही थी, इस पर किस हद तक करीब आए हैं आपके मुतालबात के और चैलेंजेस क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमने जो गुजारिशात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी हैं वो हमारे सेक्टर को तो की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए, और जो गवर्नमेंट देखती है कि हमारा जीडीपी 5 से ऊपर हो, इवेंचुअली 5% पर एनम से ऊपर हो, उसके लिए ज़रूरी है। और
क्यों मैं ये कहता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी इंडस्ट्री चलती है तो 72 राइट इंडस्ट्री साथ चलती हैं। इसमें काम करने वाला पाकिस्तानी है, यानी मिस्त्री, मजदूर, सुपरवाइजर, मैं, जो फैक्ट्री माल बनाती वो पाकिस्तानी, जमीन पाकिस्तानी, और जो खरीदार है वो भी या तो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में रहने वाला है जी। और जो इस वक्त रेमिटेंस $40 बिलियन आ रहा है स्टेट बैंक के मुताबिक, उसका 52% यानी $22 बिलियन रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए आता है। जी। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि 14 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने क्या गुजारिशात की हैं। हमने कहा है कि एक लॉन्ग टाइम पॉलिसी, कंसिस्टेंट पॉलिसी दे दी जाए, बैक्ड बाय लेजिस्लेटर्स, और इस पॉलिसी बनाने में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जाए, एक बात। दूसरी बात, हम अपना शेयर ऑफ टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू में देना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं आसानी हो। हमने उनको ये कहा है कि आप पर स्क्वायर फुट टैक्स लगा दें, जैसे पहले राइज था कि अगर मैं 1 लाख स्क्वायर फुट बनाऊं तो 1 लाख स्क्वायर फुट के पैसे दूं, और 1 करोड़ स्क्वायर फुट बनाऊं तो 1 करोड़ के पैसे दूं, जिसमें किसी किस्म का करप्शन नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो, देने और लेने वाले को अपनी लाइबिलिटी, देने वाले को अपनी लाइबिलिटी का अंदाजा हो, और कलेक्ट करने वाले को ये पता हो कि क्या पैसे कलेक्ट करने हैं। इसके अलावा हमने कहा है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड थ्रू आउट पाकिस्तान, ये बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली सिंध। अगर आप डिजिटलाइज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने वाले, चाहे वो पाकिस्तानी हो या रेसिडेंट पाकिस्तानी हो या नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी हो, अपने इत्मीनान से इस शोबे में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके बाद हमने ये कहा है इनको डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जहाँ पर नक्शे पास होते हैं। बहुत सारा टाइम लग जाता है नक्शे पास होने में, अगरचे ये 18वीं तरमीम के बाद लोकल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, बट फेडरल गवर्नमेंट हैज टू पुट द फीट डाउन और इनको टाइम दें, और NFC अवार्ड से इसको अटैच करें कि अगर ये 2 महीने में, 3 महीने में नहीं हुआ डिजिटलाइजेशन तो हम आपकी इंस्टॉलमेंट रोक देंगे। इसके साथ जो हमने गुजारिश की है कि कराची का जो सी साइड है, जिसमें DHA का इलाका है और क्लिफ्टन का इलाका है, आप इसको एक स्पेशल जोन अनाउंस कर दें। देखिए दुबई में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही थी, दुबई में लोगों को ये पता था कि डिवैल्यूएशन नहीं होगी, उनकी जमीन का टाइटल महफूज है, और तीसरा उनको ये भी मालूम था कि जो उनके टैक्सेस हैं वो मिनिमल होंगे। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे रखने पे 7.5% पर एनम इंटरेस्ट दे रही है। हमारी गुजारिश ये थी कि आप वो स्पेशल जोन में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको डॉलर में खरीदने दें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को स्पेशली दे अलाउ देम टू बाय द प्रॉपर्टी इन डॉलर, ट्रांसफर फीस भी आप डॉलर में लें, और जब वो बेचेंगे तो भी वो डॉलर में बेचें, भले आप पाकिस्तानियों को बेचें। तो उससे क्या होगा कि उनको ये जो डीवैल्यूएशन का हिट खत्म हो जाएगा। स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दे वहां पर कि अगर कोई किराएदार नहीं निकलता है वहां से किसी के फ्लैट से, तो 2 महीने में आप खाली करवा के दे देंगे। तीसरा काम हमने कहा कि वहां पर की जो रेंटल इनकम है उस पर 7.5% या 7.5% टैक्स रख दें। इसी तरह कैपिटल गेन भी 5-7% रख दें। देखिए अगर आप इस तरह की मराहत देंगे लोगों को, और ये मराहत हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये हम मराहत उन पाकिस्तानियों के लिए मांग रहे हैं जो पाकिस्तान का डायस्पोरा 10 मिलियन लोगों से ज्यादा दुनिया में है, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो। इस जंग के बाद एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, क्योंकि लोग अब ये फील करते हैं कि अपने मुल्क में। हासिल साहब, ये जो आपका आइडिया है कि आप स्पेशल जोन बना दें जो कोस्टल एरिया खास करके क्लिफ्टन तक के लिए, और डॉलर्स की बात कर रहे हैं आप, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि यहाँ पर ऑलरेडी जो आपका प्रॉपर्टी प्राइस है वो बहुत अनरीचेबल है। मे बी किसी फॉरेनर के लिए तो वो होगा, लेकिन उसका अफेक्ट जो बाकी की उस वेसिनिटी में दूर भी कहीं पर प्रॉपर्टी होगी वो भी सोर अप कर जाएगी। तो ये किस तरह से फॉर द पाकिस्तानीज या पीपल हु लिविंग इन कराची उनके लिए अफोर्डेबल होगा? फिर देखिए मैंने कहा कि इनको आप इनिशियली एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो 10 मिलियन पाकिस्तानी है, और इस जंग के बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू सबका क्लियर है कि अपने मुल्क में कोई घर होना चाहिए, तो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी को अलाउ करें, इन्वेस्टमेंट करें, चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो। जब ये यहाँ बिल्डिंगें बनेंगी तो लोकल सनत चलेगी, लोकल रोजगार पैदा होगा, GDP पैदा होगा,
और सिर्फ जब ये लोकल सनत चलेगी, इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो एलाइड इंडस्ट्री है वो 50% 40% कैपेसिटी पे चल रही है। जब ये 70% पे आ जाएगी तो 2 ट्रिलियन का टैक्स आपके पास जमा होगा। आपके खजाने में जो आपको डॉलर चाहिए, $1-1 बिलियन के लिए आप IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास परेशान फिरते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर आपके पास आ जाएंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी के जो पाक हैं लंदन में, जो अमेरिका में, जो यूरोप में, जो मिडिल ईस्ट में, स्पेशली दुबई में। देखिए, आप अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, काम करने दें, उनको खरीदारी अपने मुल्क में करने दें। व्हाट आप सिर्फ ये एक तरफ, ये मैं कहता हूँ कि इस तरफ नहीं देखें कि पैसे रेट बढ़ जाएगा। आप ये देखिए कितनी एक्टिविटी, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में। और एम्प्लॉयमेंट किस हद तक जनरेट होती हुई आपको लग रहा है हो रही है? व्हेन वी टॉक अबाउट के वजीर आजम के अपना घर प्रोग्राम है, इसी तरह से दीगर प्रोग्राम्स हैं, क्या ये उतना ईज प्रोवाइड कर पा रहे हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रियल एस्टेट में जो घरों के मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करने में? देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस की है जिसमें आप ये लोग, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5 लाख लोगों को घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन 5% पे देगी। और ये 5 साल का टारगेट, 5 लाख का टारगेट 4 साल में अचीव करना है। इस जून तक 50,000 है। सो ये तो एक्चुअली वो मकान होंगे जो तैयार होंगे ऑलरेडी, उसमें लोग खरीदेंगे। हावेवर, मैंने जैसे कहा, किसी भी कारोबार को आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्लियर कट चाहिए। ये मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए, एक कार का प्लांट लगता है ना, व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगता है, वो 75 से 100 मिलियन डॉलर का लगता है। मेरी एक बिल्डिंग बनती है, वो उसकी सेल वैल्यू 75 से 100 मिलियन है। कार के प्लांट के लिए आपके पास 15 साल की पॉलिसी है, डिलीशन की पॉलिसी है, टैक्सेशन की पॉलिसी है। नहीं है तो हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की पॉलिसी नहीं है, जो GDP में 10% रोल प्ले करता था पिछली हुकूमत में, अब वो गिर के 2.2% हो गया है। और मैं समझता हूँ अगर इन्होंने पॉलिसी सही बनाई तो पाकिस्तान की GDP में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का रोल कम से कम 15% टच कर सकता है। What is required is consistent long-term policies in consultation with the stakeholders and guaranteed by legislation. देखिए, इससे पहले क्या होता रहा है, एक साल टैक्स 7C इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरे साल 100D इंट्रोड्यूस हुआ, तीसरे साल 7E इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 7F इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 236C इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 236K इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोग कमिट नहीं कर सकेंगे। और मेरे ख्याल में क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड दिस लॉन्ग टाइम पॉलिसी का मुतालबा मेरे ख्याल में हर सेक्टर से ही आ रहा है। अब देखना है कि इस बजट पर हुकूमत कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आती है और ये अप्रोच आपको ओवरऑल नज़र आती है। नहीं, हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये वक्त बहुत ही क्रूशल है, हर सेक्टर लुकअप कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ कि वो इस बजट में क्या रिलीफ लेकर आती है और कहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा जिसका मुतालबा किया जा रहा है आता है। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। ओवर द वीकेंड एक खबर सरफेस हुई और वो थी एक बड़े ही अफसोसनाक वाक़े की जो कि कोयटा में पेश आया। सिविल अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर जो कि अपनी ड्यूटी पर थी, उन पर एसिड अटैक किया गया। डॉक्टर महानूर जो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए उस वक्त मसरूफ़ थी और एक दरिंदा सिर्फ शख्स उनके पास पहुंचा। उन्होंने उनके चेहरे पर तेज़ाब फेंका। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनको कराची शिफ्ट किया गया और ना सिर्फ ये जो मुजरिम था जिसने अटैक किया उसे पकड़ा गया, जब उसकी जानिब से मज़ाहमत की गई तो उसमें वो जाबर ना रह सका और फिर वो मारा गया। एट द सेम टाइम रज़ाक खिलजी जो कि एक हीरो के तौर पर सामने आए, जिन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर साहिबा को बचाया बल्कि अपनी जान भी जोखिम में डाली, उनके लिए हुकूमत की जानिब से अवार्ड का भी ऐलान किया गया है। इस वक्त डॉक्टर साहिबा की कैसी है तबीयत, ये सब जान लेते हैं। काशान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। काशान, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइएगा क्या सूरत हाल बताई जा रही है तबीयत के हवाले से डॉक्टर साहिबा की जब से वो कराची शिफ्ट हुई हैं? इसका वाक़या पेश आया था जिसके बाद उनकी बेहतर इलाज के लिए उनको कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। कल रात के CM बलोचिस्तान में जो इयादत करने के लिए आगा खान हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर की जो टीम तश्कील दी गई थी, डॉक्टर महानूर की
सत्याबी अली की जो टीम बनाई गई थी उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने काफी अच्छी ब्रीफिंग दी है कि डॉक्टर की तबीयत जो है अब वो काफी बेहतरी की जानिब जा रही है और जो एहतजाब गर्दी का वाकया पेश आया था जिससे उनको निशाना बनाया गया 13% जो है उनका फैज जो है वो उससे मुतासिर हुआ था, जबकि बिराई उनकी महफूज थी। इस वाकये में डॉक्टरों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद भी जो वज़ीर आला की हमरा थी और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है कि किसी भी किस्म की कोई भी इलाज अगर कराया जाएगा तो सिंध हुकूमत भी मावनत करने को तैयार है। जबकि दूसरी जानिब सिविल अस्पताल कोयटा के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक तरीके के लिए वज़ीर आमिर सरफराज भुट्टी की जानिब से जो है वो सिविल अवार्ड का भी ऐलान किया गया है और उनको सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। जबकि ये बलूचिस्तान की बहादुर बेटी हैं जिनकी जानिब से अपने अपने फर्ज की अंजाम देने में मसरूफ थी और इसी दौरान उनके ऊपर एक सफाकाना जो है वो हमला किया गया और उसके बाद वो जख्मी हुई थी और उनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए कराची भेजा गया था। इसके बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उनका भी रिस्पॉन्स सामने आया। उन्होंने पूरे बलूचिस्तान के जो सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उसके बाद मामले खुसूस बनाया दादा बाबर यूसुफ की जानिब से उनसे मुज़ाकरात किए गए और आज से मामूल के मुताबिक कोयटा की तमाम ऑपरेटिव्स जो है वो खोल दी गई है, लेकिन कराची में भी यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से जो एहतियात प्लानिंग की गई है और आज वो भी अपना एहतियात रिकॉर्ड कराएंगे क्योंकि डॉक्टर से कुछ बात है और डॉक्टर भी ये कहते हैं कि उनको ठीक है तहफ़्फ़ुज़ फराहम काशान, किया बहुत जाए। शुक्रिया इस हवाले से आप हमें डील करते थे। वी रियली होप एंड प्रे फॉर द डॉक्टर साहिबा एंड रज़ाक एज़ वेल कि वो जल्दी जल्दी अपनी इंजरीज से रिकवर कर जाएं। वेल, आज दुनिया भर में वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जा रहा है और अब हम इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस साल का मकसद जो है इंसान और समंदर के दरमियान जो फासला है उसे कम करके एक नए ताल्लुक की बुनियाद रखी जाए। समंदर सिर्फ कुदरती वसाइल का जरिया नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है और जो हवा, खुराक और आलमी मौसमी जो निज़ाम है उसको एक बैलेंस में लेकर आता है। और इस साल का ये जो पैगाम है समंदर को सिर्फ इस्तेमाल करने के बजाय उसकी हिफाजत को इज्तिमाई जिम्मेदारी के तौर पर अपनाई जाए, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे ममालिक हैं और कम्युनिटीज़ समंदरी आलूदगी, प्लास्टिक वेस्ट और माहौलियाती तबाही के ख़िलाफ़ मुश्तरका इक़दाम करने की बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल, कराची समेत साहिली इलाकों में भी शऊर उजागर करके और सफाई मुहिमात का आगाज़ किया जा रहा है। इस पर ज़रूरत है कि हम मज़ीद ज़ोर भी दें। वर्ल्ड ओशन डे हमें ये याद दिलाता है कि समंदर हमसे दूर नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसकी हिफाजत अब एक इंतखाब नहीं है बल्कि ये ज़रूरत बनती जा रही है। जितना पोल्यूशन हम समंदरों में देख रहे हैं उसकी वजह से जितना एक कार्बन हम देखते हैं कि समंदर हमारे लिए करते हैं वो जितना ज़्यादा कम होता चला जाएगा उतना ज़्यादा हम टेम्परेचर्स में चेंज देखेंगे एंड एट द सेम टाइम हमारी इकॉनमी इससे जुड़ी हुई है। इसी पर बात करते हैं। कॉमरेड रिटायर्ड मोहम्मद मसूद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर निमा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो इस थीम की वजह क्या है हम ये समझना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ना चाह रही है, बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में सारे ही रूट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। क्या वो सेफेस्ट डिस्टेंस है जो हम रख सकते हैं इस थीम को मद्देनज़र रखते हुए? सबसे पहले तो मैं ज़रा इस ओशन डे के ऊपर ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि ये ओशन डे क्यों मनाया जाता है। ये 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरो में, ब्राज़ील में। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया था। फिर 2008 में यूएन ने इसको अडॉप्ट किया और 2009 से ये मनाया जा रहा है। बेसिकली ये मनाया नहीं जा रहा, एक्चुअली ये हम सब ह्यूमन रेस के लिए एक याद दहानी के तौर पे है कि देखिए ओशंस हमारे लिए कितनी अहमियत है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक 3.5 से 4 अरब साल पहले एक माइक्रोब ने ऑक्सीजन बनाना समुंदर के अंदर सीखा और उसने ऑक्सीजन बनानी शुरू की और एक लाइफ फॉर्म जो कि ऑक्सीजन बेस्ड शुरू हुई। और आज अगर हम देखें तो हमारे जो समुंदर हैं वो 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और जैसे आपने अभी कहा 25 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब भी करते हैं। तो इससे अंदाज़ा हुआ, मैं ये कहना चाहूँगा कि समुंदर जो है वो एक हमारी ज़मीन का एक लंग्स हैं, ये फेफड़े हैं जो सांस हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार एक इंसान की ज़िंदगी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेफड़ों का कितना किरदार है उसको ज़िंदा अलाइव रखने में। तो ओवर द पीरियड अगर हम देखें हमारा इंसानियत का रिलेशनशिप समुद्रों से बड़ा गहरा रहा है। हमारी तिजारत और सारा कुछ अगर उठा के देखें, हमारे इवन मुसलमान ताजरों से इस्लाम भी फैला, साउथ ईस्ट एशिया में गया,
तो अगर आप इस सारे को अंदाज़ा अगर गौर करें तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, और हमें समुंदर इस वक्त आज के दौर में 3 अरब से ज़्यादा लोग समुंदरी मईशत से मुंसलिक हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ अब इसमें कैवियट भी है कि हमें समुंदरों की, जो अभी आपने बताया कि समुद्र के एक्सप्लॉयटेशन का हमें एक लिमिट भी लगानी है, उसको सस्टेनेबल तरीके से लेके चल रहे हैं कि हम इतनी एक्सप्लॉयटेशन ना कर लें, इतना उसको पोल्यूट ना कर लें, उसको इतना एनवायरमेंटली ख़राब ना कर लें कि आने वाली नस्लों के लिए हम एक और बड़ा प्रॉब्लम छोड़ के चलें। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें कि समुंदर इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी ज़मीन के पूरे माहौलियाती निज़ाम को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर्स को मेंटेन करता है। देखिए, अगर हम इसको हम समुंदर से एक हद से ज़्यादा उसको छेड़ेंगे तो पूरा माहौलियाती निज़ाम डिस्टर्ब होगा। आप देखें, आप उसकी अगर देखें हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, कितने तूफ़ान आ रहे हैं, कहाँ कैसे वेरिएशंस आ रही हैं, तो पैसिफिक में सुपर नीना की भी बात की, एल नीना की भी बात की जा रही है, बात हो रही है, सुपर एल नीनो। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने किस हद तक अपने ओशंस को प्रोटेक्ट करना शुरू किया है, हम क्या इक़दाम उठा रहे हैं, और ख़ास करके जहाँ पर अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हम उनको किस तरह से एजुकेट करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, पाकिस्तान में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, हमें कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना है, स्पेशली कोस्टल कम्युनिटीज़ को, और हमें मैरी टाइम रिसर्च के ऊपर स्पेशली इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे गवर्नमेंट इदारे, पाकिस्तान नेवी और सारे इसके ऊपर बहुत अलाइव है। जैसे मैंग्रोव्स की कैंपेन चलती है, मैंग्रोव्स लगा रहे हैं, मैंग्रोव्स हमारे, आपको पता है, समुद्री कटाव को कम करते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को ये अफजाइश करते हैं, उसके बाद कार्बन सिंक है बहुत बड़ा। इसी तरह जो पोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवरेज अनट्रीटेड अगर समुद्र में जा रहा है, तो उसके ऊपर भी अब गवर्नमेंट के इदारे और सारी पब्लिक अवेयर है और उसके ऊपर एक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन वो उनमें देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जितनी हम करें वो कम है, क्योंकि समुद्र में जितना ये चाहेगा, अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि समुद्र से सिर्फ क्या साहिली लोग कनेक्टेड हैं, नहीं। ये अब अभी आपने देखा कि ईरान और अमेरिका की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब आपने देखा कि एक स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से पूरी दुनिया का माशी निज़ाम कितनी बुरी तरह डिस्टर्ब, और तेल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ब्रेंट क्रूड $60 पे था, आज $120, ऑल्दो अभी वापस आया है, चूँकि कुछ तस्वीर की बात चल रही है। तो अब आप देखिए कितना गहरा असर है मईशत पे, और कितनी जो हमारे जैसे मुल्क हैं उनके ऊपर इस प्राइसेस का कितना असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने इस सारे ओशंस को बड़े गौर से देखना है, हमें एक अपना मरबूत किस्म का जो है वो गवर्नेंस सिस्टम बनाता है, जिसमें फेडरल इकाइयाँ, प्रोविंशियल इकाइयाँ मिल के काम करने की ज़रूरत है, और उसमें पोल्यूशन कंट्रोल, फिर हमारा जो ब्लू इकोनॉमी का एंगल है। आप उड़ान पाकिस्तान में अगर देखें, जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है 2047 तक $100 बिलियन का टारगेट सेट किया है, जो कि मेरा ख्याल अभी भी कंजर्वेटिव है, इट कैन गो बियॉन्ड दैट। हमारी चूँकि शिपिंग है, कोस्टल टूरिज़म है, हमारी फिशरी है, शिप कंस्ट्रक्शन है, रिसाइकलिंग है, रिसाइकलिंग पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमें फ़ायदा उठाने के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पे भी देखना है, और माहौलियाती निज़ाम को भी देखना है कि हम इतना ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, या इतना इसको अपने ओशंस को ख़राब करें, अपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस पे रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। राइट, बहुत शुक्रिया कॉमोडोर साहब, आई वॉज वंडरफुल टू वेलकम यू इन द स्टूडियो। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने ओशंस को एक्सप्लोर तो करें, लेकिन उन्हें अपने लिए प्रोटेक्ट भी करते रहें। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, विल सी आफ्टर द ब्रेक। हमें एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल क्या दीगर ऐसी बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं जिनकी तरफ नज़र करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ कराची में दिल के अमराज, जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट ने ख़तरे की घंटी बजाई है। शहर में रोज़ाना औसतन 103 अफराद दिल के दौरे के बाइस अस्पताल पहुँच रहे हैं। अच्छा, माहिरीन ये भी कहते हैं कि नौजवान भी तेज़ी से इस मरज़ की लपेट में आ रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक रुझान है। और टबा हार्ट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस 74,000 से ज़ायद केसेस सामने आए।
तिब्बी माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, जिसमें लेट सोना, फिर लेट जागना, और फिर हम किस तौर का खाना यानी बाहर का खाना खाते हैं, और फिर जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ में एक्सरसाइज का रुझान नहीं है, वर्कआउट का रुझान नहीं है, इन सब का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये जानते हैं डॉक्टर बशीर हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी तादाद है, ये 103 अफराद का दिल का दौरा पड़ना उनको और उनका अस्पतालों का रुख करना, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, क्या समझा जा रहा है जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं, और ये हार्ट अटैक का रेट बढ़ने के पीछे वजह क्या है? देखिए, इसमें नंबर एक वजह तो ये है कि देखें पूरी दुनिया में इस वक्त दिल की बीमारियां जो हैं वो सबसे नंबर 1 कॉज है डेथ की, और इससे पहले समझा जाता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड की डिजीज है। लेकिन अब लो टू मिडिल इनकम कंट्री पाकिस्तान में भी जो इस वक्त देखा जाए जो सबसे कॉमन वजह है मौत की, वो दिल की बीमारियां हैं। और दिल की बीमारियों में जो सबसे कॉमन वजह ऑब्वियसली होती है कि वो दिल की खून की शरीयानों में ब्लॉकेज आती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक, एंजाइना और दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब अगर जो वजूहत की आपने बात की, उसमें देखें वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं। रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें क्वाइट कॉमन है। इस वक्त पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए डायबिटीज़ के हवाले से दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। इसी तरह से अभी हमने रिसेंट एक पूरे पाकिस्तान में स्टडी की थी पाक सेहत के नाम से, और उसमें देखा गया था कि यंग हेल्दी लोग जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है उनको 50% का ब्लड प्रेशर ज्यादा था, 70% का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, और ऑलमोस्ट 30% को डायबिटीज थी, और इन सबको ये पता ही नहीं था। और फिर एक तो है हमारी एनवायरनमेंट के भी इश्यूज हैं, स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, वो भी कॉमन है, और हमारे जेनेटिक इश्यूज भी हैं। बीइंग ए साउथ एशियन अब जो है इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर के जी हार्ट का प्रॉब्लम जो है, अगर आप साउथ एशियन है और कोई और रिस्क नहीं है तो भी आप रिस्क पे आ जाते हैं। और जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ पे यंग लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यूएस में रहा तकरीबन 15 साल, वहां पे अगर 50 ईयर से कम कोई हार्ट चेस्ट पेन के साथ आता था, हम हार्ट के बारे में नहीं सोचते थे, दूसरी चीजें सोच रहे होते थे। जबकि यहाँ पे 20s और 30s में भी हार्ट के प्रॉब्लम आ रहे हैं, और हमारे जो डाटा है उसमें ऑलमोस्ट 10% लोग जो है वो 40 ईयर से कम है। और ये दिल का मसला ऐसा है कि इट्स ए लाइफ लॉन्ग इशू, एक दफा हो गया तो सारी जिंदगी के लिए है। और इसके जो रिस्क फैक्टर हैं जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं, इन सब में आपको पता नहीं चलता कि जी किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है। जब पता चलता है कि प्रॉब्लम है उस वक्त ऑलरेडी देर हो चुकी होती है, उन्होंने अपना इफेक्ट जो है वो दिखा दिया होता है। तो इसलिए ये जरूरी है, हमेशा मैं कहता हूँ कि एवरीवन शुड नो देयर नंबर्स। और नंबर का मतलब है आपको ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, शुगर आपको पता होना चाहिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स जो वेट और हाइट को देख के किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए, वेस्ट सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप पहले से पता चल जाता है और उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन जाने दिल की एक बीमारी वाहिद ऐसी है कि इसमें जो हम कहते हैं ना कि बचाव जो है इलाज से बेहतर है, इसके अलावा किसी बीमारी पे ये फिट नहीं होता। बस सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे यहाँ कि दिल का अटैक होना या ये नंबर्स की आपने बात की इतने ज्यादा होना, ये अलमिया नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सारे के सारे हार्ट अटैक जो है वो बचाए जा सकते थे अगर हमने प्रॉपर मेजर्स होते। प्रॉपर मेजर्स के लिए आपने कहा कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है, लोगों को पता ही नहीं होता उनका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जा रहा है, तो क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई माइनर सिम्टम्स भी होते हैं कि जिससे हम फौरन चेकअप की तरफ जाएं? और क्या हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए? क्या ब्लड टेस्ट करवाते रहें, क्या शुगर टेस्ट कराते रहें? बिल्कुल, देखें मैंने कहा ना, जैसे ये जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज ये साइलेंट किलर्स हैं, इनमें तकलीफ कोई नहीं होती। जब तकलीफ होगी, अल्लाह न करे हार्ट अटैक होना, फालिज होना, गुर्दे फेल होना, आंखों की बनाई जाना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दफा हो गई तो उसके बाद इसका जो है वो बेसिकली इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो इसलिए जरूरी है, अभी रिसेंट गाइडलाइन जो आई है हमारी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, अब तो यहाँ तक कहा गया है कि 2 साल की उम्र में जो है फर्स्ट टाइम कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए, क्योंकि जितना अरसा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना ही वो प्लेक बिल्डअप होता जाएगा आर्टरीज में। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी, एटलीस्ट ब्लड प्रेशर और शुगर और ये चीजें वंस तो लिटरली 20s के बाद जाके डेफिनेटली चेक करानी चाहिए, और अगर फिर रेगुलरली फ्यू इयर्स में इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनमें पता नहीं चलता, और जब पता चलेगा उस वक्त देर हो चुकी होगी। और फिर अगर एक दफा आपको पता चल जाता है, उसका इलाज कराते हैं कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, तो उसको काफी हद तक जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। इसी तरह सबसे अहम चीज जो है जो हम हमारे पास, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वक्त की कमी है लेकिन ये टॉपिक्स पर जितनी इन्फॉर्मेशन ली जाए उतनी कम है, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका भाई। फुटबॉल फीवर जो है वो हाई है और
हर कोई आजकल फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मेला फीफा वर्ल्ड कप 2026 तारीख का सबसे महंगा और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इवेंट बनने जा रहा है। अच्छा, इस इवेंट में पहली बार जदीद स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देखने को मिलेगा और टेक्नोलॉजी में सेमी ऑटोमेटेड साइड सिस्टम, स्मार्ट सेंसर्स, 3D प्लेयर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर लम्हा डिजिटल निगरानी होगी। खिलाड़ियों की हर हरकत को, बॉल की रफ्तार को और जो फैसले किए जाते हैं उन सब की टाइमिंग्स को चेक किया जाएगा, इसीलिए ये सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि खेलों की तारीख का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो भी होने जा रहा है, जहां पर AI है, जो डिजिटल ट्विंस हैं, इसके अलावा जदीद डेटा है, एनालिसिस होगा। तो फैसलों की हद तक नहीं है, शायकीन का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो इंटरेक्शन है, उसको भी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये वर्ल्ड कप बड़ा ही अहम समझा जा रहा है, जहां पर ऑब्वियसली प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे और दिखाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी भी बताएगी कि भाई मैं और मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए AI भी फुटबॉल में भी AI आ गया। हाँ, और ये कितना हम सोच रहे थे कि AI यहाँ तक पहुँच सकता है, नहीं, वेल एवरीवेयर AI है और AI की मदद ली जा रही है। फैसलों को मज़ीद जो है किस तरह से और भी ज़्यादा सर्टन बनाया जा रहा है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला अगर कोई गेम है तो वो फुटबॉल ही है, और फुटबॉल का ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी क्रेज़ हमें नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान में भी हर कोई इस वक्त फुटबॉल के बारे में ही बात कर रहा है। हर जगह पे यही एक तो बात हो रही है, फुटबॉल के हवाले से सबको क्रेज़ है। अच्छा, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो बच्चों बड़ों की सबकी पसंद है। राइट, एंड आई रियली होप कि आपकी वैसे कौन सी फेवरेट है तारिक टीम इस दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए? मेरा ख्याल है चेल्सी, आई थिंक। राइट, वेल आई वुड रियली वांट कि मैं स्पेन और फ्रांस में से कुछ देख सकूं। मेरे ऑलवेज फेवरेट हैं, बट आई डू नो कि यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत जो है क्रेज़ रहता है ब्राज़ील के लिए, अर्जेंटीना के लिए, पोर्चुगल के लिए। वेल वो इस दफ़ा वर्ल्ड कप उठा पाते हैं या नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, हम पहले से विनर की बात कर रहे हैं। हमें चाहिए आपसे इजाज़त, हमारी होगी मुलाकात अब आपसे कल। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।